PCM World. So today we are with a very interesting and unique problem for JEE Advanced 2025 from the physics section, paper 1. So in this question we are asked about SHM rotational dynamics and Newton laws of motion, you can say, and Hooke's law. Okay, so this combination and a mixture of all both topics, and we have to discuss this, and we have to calculate the omega, means angular velocity of the ball that is tied with the spring in that circular path. So let's approach to the question, and we will see that how many relations or formulas and concept we need to learn or to revise to solve this question. Okay, so let's begin. Our question starts with the center of a disk with of radius r and mass m is attached to a spring constant k. ओके, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग कांस्टेंट और यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट से जो है स्प्रिंग कांस्टेंट के इस स्प्रिंग का उस स्प्रिंग से एक बॉल यहाँ पे अटैच्ड है इनसाइड अ रिंग, एक रिंग के अंदर दिस सर्कल वी कैन सी दैट इज अ रिंग ऑफ रेडियस such that r is greater than r as shown in the figure. The other end of the spring is attached on the periphery of the ring. और जो अदर एंड है, अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग, जो इस एक तो स्प्रिंग का ये एंड है और एक इस स्प्रिंग का एंड इस बॉल से जुड़ा है, तो जो ये दूसरा वाला एंड है ये पेरीफेरी मतलब सर्कमफेरेंस, रिंग के सर्कमफेरेंस से जॉइंड है. बोथ द रिंग एंड द डिस्क आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में है. द डिस्क कैन ओनली रोल along the inside periphery of the ring without slipping. The spring can only be attached, only be stretched or compressed along the periphery of the ring. तो ये जो हमारी डिस्क है ना, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इलोंगेट कर सकते हैं ओनली अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग. इसके अलावा हम कहीं नहीं जा सकते हैं. फॉलोइंग द हुक्स लॉ इन हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है दैट विद इन अ इलास्टिक लिमिट strain is directly proportional to stress, right? in equilibrium in equilibrium ये पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में. द डिस्क इज एट द बॉटम ऑफ द रिंग, वी कैन सी द डिस्क इज एट द बॉटम ऑफ द रिंग ड्यूरिंग इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. Assuming a small displacement of the disk, the time period of oscillation of center of mass of the disk is written as t equals to 2 pi by omega. The correct expression for omega is, हमको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी इस पार्टिकल की जब ये पार्टिकल अपने पोजीशन से बॉटम मोस्ट पोजीशन से कहां पहुंच जाएगा, इट्स जो एनी अदर एलिमेंट्री पोजीशन, किसी दूसरे पोजीशन पे पहुंच जाएगा. ओके, मतलब यहाँ हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैलकुलेशन करने के साथ साथ हमको फॉर्मूलाज को मैनिपुलेट करना पड़ेगा और हमको हर एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग जानना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि तभी हम क्वेश्चन को, अपने आंसर को अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स सी. पहले हम इसको डायग्राम बना लेते हैं बिकॉज डायग्राम विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ओके, तो हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारे पास रहा पेरीफेरी. ओके, ये हमारा पेरीफेरी है. पेरीफेरी में सर्कमफेरेंस, और यहां से एक स्प्रिंग है. यहां से हमारे पास क्या है, स्प्रिंग. स्प्रिंग से क्या है, एक हमारे पास बॉल जुड़ा हुआ है. इस बॉल का रेडियस आर है, ठीक, और इसको खींच के लाया गया है, खींच के एक अलग पोजीशन पे लाया गया है, ठीक ना, अलग पोजीशन. इस डिस्क बड़े वाले रिंग का रेडियस आर है और डिस्क का रेडियस कितना है, आर. डिस्क का रेडियस कितना है, हम क्वेश्चन में देख सकते हैं दैट रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर. यहाँ पे हम देख सकते हैं एज इन द क्वेश्चन. तब हम क्या करें, हम इसको इस एंगल को थीटा मान लेते हैं. हम धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. इस एंगल को हम थीटा मान सकते हैं, ठीक है. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, मतलब एकदम हल्का सा, ठीक. अच्छा, ठीक है. हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि इस बॉल को जो ऑस्किलेट करवा रहा है वो कौन करवा रहा है. एक तो स्प्रिंग फोर्स बिल्कुल करवा रहा है, और एक तो इस पे कितने फोर्सेस हमको वो देखना पड़ेगा. तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा ना. ओके, सो वी मेक द फ्री बॉडी डायग्राम. लेट्स मेक द फ्री बॉडी डायग्राम. इसका हम अज्यूम क्या करें कि दिया ही सेंटर, इसका सेंटर से
बॉटम तक का डिस्टेंस r, मतलब उसकी रेडियस r है। और बड़ा वाले सर्कल का रेडियस हमारे पास r, दैट इज अ रिंग। एंड ये जो बॉल है, ये जो बॉल जैसा दिख रहा है, ये डिस्क है, ठीक ना। अब हम सबसे पहले फोर्सेस को लिखते हैं। अब जब यहाँ बॉल आ गया हमारे पास, तो एक तो लगेगा हमारे पास इसका फोर्स, दैट इज mg। एक mg लगेगा बिल्कुल। एक फोर्स क्या लग सकता हूँ, क्योंकि स्प्रिंग यहाँ है, मतलब थोड़ा सा इलोंगेट हुआ है ना, थोड़ा सा तो इलोंगेट हुआ है स्प्रिंग, यहाँ इसके पास भी अभी स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। तो एक फोर्स तो मेरे पास स्प्रिंग फोर्स है जो टेंशन की तरह एक्ट करेगी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज माइनस के एक्स। हम बैकवर्ड डायरेक्शन दिखा दिए इसलिए प्लस के एक्स लिखेंगे, ठीक ना। जब डायरेक्शन हम रिवर्स ले लिए तो फिर हम मैग्नीट्यूड के सामने माइनस करने का हमको कोई जरूरत नहीं है। और मेरे पास क्या क्या फोर्सेस हैं, एक mg, एक kx और एक नॉर्मल रिएक्शन। चलो नॉर्मल रिएक्शन को भी लिख लेते हैं, अगर इसका पे हमें कोई काम पड़ा तो देखेंगे। एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा। अच्छा, कि mg जो सिर्फ प्योर mg फोर्स है, ये तो इसको बॉल को नीचे की तरफ खींच रहा होगा, और बॉल ऐसे नीचे आएगा। इसको ऊपर की तरफ कौन ले जा रहा होगा, एक कोई इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा होगा फोर्स, और एक कोई फोर्स नीचे की तरफ ले जा रहा होगा। सिर्फ mg नहीं ले जा रहा है, mg के कंपोनेंट्स ले जा रहे हैं इसको। तो mg के कंपोनेंट्स को हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो लेट्स रिजॉल्व द कंपोनेंट्स ऑफ mg। अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ज्योमेट्री से हम इस वाले एंगल को भी थीटा लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। ओके, ये भी थीटा हो गया। तो इधर वाला हमारे पास हो गया कंपोनेंट mg sin थीटा, अदर वाला हो गया mg cos थीटा। इधर वाला तो हमारे पास एक फोर्स kx लग ही रहा है। अच्छा, जब इसको हम खींचे होंगे तो अपने आप स्प्रिंग थोड़ी उछल के आगे चल जाएगा, हम कोई फोर्स लगाए होंगे ना। हम कोई फोर्स F अप्लाइड, हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, हमने कुछ फोर्स अप्लाई भी तो किया होगा। ऐसे ही थोड़ी स्प्रिंग अपने आप उछल के इधर आ जाएगा इस पॉइंट पर। हमने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया होगा, हमने खींचा होगा, तो वो F अप्लाइड है, और साथ में kx फोर्स लग रहा है, और एक हमारे पास mg sin थीटा। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, एक सॉरी यहाँ पे mg cos थीटा होगा, यहाँ पे mg cos थीटा होगा, और यहाँ पे mg sin थीटा। यहाँ पे mg cos थीटा, यहाँ पे mg sin थीटा, बिकॉज जो थीटा के ऊपर वाला एंगल होता है, यहाँ पे हमारे साइन वाला कंपोनेंट आता है, ठीक ना। तो mg sin थीटा हो गया, ठीक ना। हमारे पास एक ये फोर्स हो गया, एक F अप्लाइड और एक kx। नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा को हम देख सकते हैं, इनका कोई रोल नहीं है बॉल को ऊपर ले जाने में, ठीक ना। बॉल को इनका कोई रोल नहीं ऊपर ले जाने में, तो इनको हम इन फोर्सेस को अभी के लिए कंसीडर हम नहीं करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करेंगे, पर अपने कैलकुलेशंस में इन्हें इंक्लूड हम नहीं करने वाले हैं। अब तब हम न्यूटन के सेकंड लॉ से हम बोल सकते हैं जो भी फोर्सेस हैं, वो एम ए नेट के बराबर रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे ए नेट क्या है, ए नेट यहाँ पे बराबर हो जाएगा ए सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जो जो डिस्क है रोटेट कहाँ कर देगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड करेगा ना। कोई भी कैसे रोटेट करती है, अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड वो रोटेट करेगी। इसका एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, तो सब पार्टिकल्स को ना देखे हम कहाँ देखते हैं, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो स्टेशनरी होता है, तो उसको लेकर चलने में हमें ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि स्टेशनरी होता है, हर पार्टिकल को नहीं देखते, ओनली सेंटर ऑफ मास। तो ए नेट किसके बराबर है, ए कॉम के। तो हम लिख सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स प्लस एफ अप्लाइड, हम इसको सिर्फ अभी के लिए एफ लिख रहे हैं, प्लस एम जी साइन थीटा, ये सब बराबर रहेगा एम ए नेट। और एम ए नेट मतलब क्या, एम ए सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो एक हमारे पास ये रिलेशन तो आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ यू कैन सी, हमको उस थीटा को मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस किया गया, गिवन दैट
given that disk is displaced slightly, उसको slightly displace किया गया है. So what we can write? slightly displace कितना x. तो पहले तो यहाँ पे था वो हमारे पास बॉल, अब यहाँ पे आ गया डिस्क. ठीक है ना, इसको हम डिस्क कंसीडर करना है. ये बॉल क्या है, डिस्क के शेप में. अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, इलोंगेट करने का. तो ये हो गया तुम्हारा थीटा. ये तुम्हारा थीटा हो गया, ठीक है. और ये डिस्टेंस जो है तुम्हारा, ये तो r है, इतना r है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इतना डिस्टेंस क्या होगा, r माइनस r. क्योंकि इतना डिस्टेंस तो ये पूरा तो रेडियस, सर्कल का रेडियस है ना. हम इसको यहाँ पे समझाते हैं और बेहतर तरीके से कि ये देखो, ये पूरा सर्कल का रेडियस है और ये रेडियस स्मॉल r किसका है, ये छोटा है सर्कल का. तो ये पूरी इंडिविजुअल लेंथ r माइनस r हो गई. अब ये हम यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना. ठीक है, हमारे पास आ गई r माइनस r. अब हम क्या करें, हमको निकालनी पड़ेगी साइन थीटा की कहीं से वैल्यू. क्योंकि एक बार साइन थीटा की वैल्यू निकल गई तो हमारे पास फिर हम थीटा को फिर एक बार थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे थीटा के साथ और फिर उस वैल्यू को हम पुट करेंगे. ठीक है, तो साइन थीटा की हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं. ठीक, इसको डिस्प्लेस किया है थोड़ा सा ना, x. मतलब यहां से यहां तक का इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है. कितना है, x. कितना डिस्प्लेसमेंट इसका, x है. इसको ये एक्चुअल में x ये चीज है, इतना ही. क्योंकि इसको अपने पेरिफेरी के अराउंड किया गया है ना, अपने पेरिफेरी के अराउंड इसको किया गया है, मोशन किया गया. तो ये पूरी आर्क लेंथ कितनी है, x. ओके, आर्क लेंथ पूरी x है. चलो ठीक हो गया. अब हम एक चीज लिख सकते हैं, दैट एक चीज हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा, उसको हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं. क्योंकि फॉर इस वेरी स्मॉल एंगल, जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा तो छोटा सा एंगल भी तो बना होगा. बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के. लीनियर डिस्प्लेसमेंट जितना बड़ा उतना बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है ना, ये सब तो एंगुलर और लीनियर रिलेशंस हैं. तो मतलब थीटा भी बहुत छोटा है. तो अगर साइन थीटा का अप्रॉक्स कितना हम लिख सकते हैं, थीटा. ये हमने कर लिया. अच्छा ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा. और थीटा किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. आर्क लेंथ कितनी है, ये पूरी आर्क लेंथ x है और रेडियस क्या है. अब बहुत यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं कि रेडियस को हम r मान लेते हैं. एक्चुअली इट्स नॉट r. ये तो पूरा, ये तो सिर्फ पार्टिकल है ना, पार्टिकल. ये ध्यान से हमको इसमें इल्यूजन में नहीं पढ़ना है. पार्टिकल एक्चुअल घूम किस में रहा है हमको वो नोटिस करना है. हमको पूरा सर्कल से मतलब नहीं है. पार्टिकल ऐसे, एक्चुअल का पार्टिकल का रोटेशन इतने में हो रहा है, इतने में. ठीक है ना, पार्टिकल का मोशन इतने में हो रहा है. तो इसका लेंथ हमको निकालना पड़ेगा. ठीक ना, तो इतने का लेंथ क्या होगा, r माइनस r, है ना. r रेडियस में नहीं घूम रहा है वो r माइनस r रेडियस में घूम रहा है. तो थीटा बराबर किससे क्या आ गया, r माइनस r के. ये मैनिपुलेशन हमको करना था. हमको इस इल्यूजन नहीं पढ़ना. इतना में तो वो खुद है ऑक्यूपाइड है वो पार्टिकल. इतने डायरेक्शन, इतने सरफेस में तो खुद वो पार्टिकल घूम रहा है. पर कितने रेडियस के सर्कल में वो मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, हमको वो देखना है. तो दैट इज r माइनस r. क्योंकि अगर पॉइंट मास होता तो अब तो हम बिल्कुल लिखते. पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास के लिए हम अगर एक पार्टिकल ऐसा रहता पॉइंट मास, तब तो बिल्कुल हम रेडियस r लिख लेते. पर यहाँ जो पार्टिकल वो पॉइंट मास नहीं, एक डिस्क है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. ठीक ना, तो ये मैंने यहाँ रीजन दिया. साइन थीटा को थीटा लिख दिया तो मेरे पास थीटा कितना आ गया, x अपॉन में r माइनस r. अब होप इसमें कोई
परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से हमारे पास निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम करते हैं इस थीटा को पुट करते हैं, के एक्स प्लस एफ और एम जी साइन थीटा को एम जी थीटा लिख सकते हैं। हमारे पास हो गया एम ए कॉम, एम ए सेंटर ऑफ मास, के एक्स प्लस एफ और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा तो थीटा के बराबर था, क्योंकि फॉर ए वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक ना, और हमारे पास जो थीटा है वो निकल के आया एक्स अपॉन में आर माइनस आर एंड दिस इज इक्वल्स टू एम ए सी ओ एम। चलो ठीक है, हमको कैसे ना कैसे एस एच एम की प्रॉपर्टी याद करनी होगी कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स के, जो भी बोलो माइनस प्लस, पर होता है मैग्नीट्यूड में तो बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम कैसे भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास को ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर ले आए तो यहाँ से हमको एंगुलर वेलोसिटी मिल सकती है, क्योंकि ये एसएचएम कर रहा है ना, स्प्रिंग में बढ़ेगा तो ये एसएचएम बिल्कुल करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, मतलब अभी तो हमको x कॉमन लेना पड़ेगा, और x कॉमन अभी आ नहीं पाया, हमको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। हमने इतना मैनिपुलेशन तो कर लिया। अच्छा, सपोज हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है, हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं कुछ ऐसे। टेंजेंट समझते हैं ना, परपेंडिकुलर टू द पेरिफेरी ऑफ द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब जो सेंटर से हम जो रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, और वो लाइन क्या होगी, टेंजेंट। इस टेंजेंट पे इसकी मोशन को देखा जाए, इस पार्टिकल के मोशन को, तो हम देख सकते हैं कि जो एफ अप्लाइड टॉर्क को देखें, क्योंकि घूम रहा है ना पार्टिकल, कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर तो कर ही रहा है और साथ ही साथ रोटेशनल भी कर रहा है। तो हमने लीनियर मोशन के लिए तो ये सब किया हमने तामझाम, पर अब रोटेशनल के लिए भी करना पड़ेगा। लीनियर के लिए मैंने सब लिखा, पर रोटेशनल के लिए हमको घूम रहा है तो घूमता किसके वजह से, कोई चीज टॉर्क के वजह से। अच्छा ठीक है, हमको यहाँ देखना है किस चीज का टॉर्क लग रहा है और किसका नहीं लग रहा है। सबसे पहले mg cos थीटा का देखते हैं। ये हमारा रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से जो फोर्सेस अगर निकल गई, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही पार्टिकल रोटेट करेगा, तो भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसा मैंने बताया था। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फोर्सेस पास करेंगी उनका टॉर्क 0 होगा। नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है। mg cos थीटा भी रिएक्शन जो mg cos थीटा वो भी कहां से पास कर रही है, कहां से पास कर रही है, उसी एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इनका तो टोटल क्या हो गया, टॉर्क 0, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। अगर साइन थीटा या 180 डिग्री हुआ, ठीक है ना, आर और एफ के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री हुआ या 0 हुआ या फिर 0 हुआ, तो ऑटोमेटिक टॉर्क 0 हो जाएगा। इससे भी हम समझ सकते हैं, मतलब हमको सिर्फ जो फोर्सेस 90 डिग्री पे लग रहे हैं उनको देखा जाए, तो बिल्कुल एक तो हमारा mg साइन थीटा लग रहा है, एक तो हमारा एफ अप्लाइड, और एक हमारा के एक्स है। अच्छा ठीक है, इतने फोर्सेस लग रहे हैं। अब हम यहां से एक रिलेशन लिख सकते हैं कि जो टॉर्क को लिखा है मैंने आर एफ साइन थीटा, ठीक, टॉर्क यहां से निकालते हैं। टॉर्क का एक और फॉर्मूला है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। टॉर्क तो एंगुलर रिलेशन से क्या लिखेंगे, मास को इनर्शिया, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क को तो मैंने क्या लिख दिया, आई अल्फा। टॉर्क को मैंने क्या लिख दिया, आई अल्फा। ठीक है, तो मैं यहाँ टॉर्क को लिख दिया आई अल्फा
इक्वल्स टू रेडियस, ये रेडियस किसका रहेगा? अब इस रेडियस को r माइनस आर नहीं लिखेंगे, ये वाला रेडियस, ये छोटे से डिस्क का रेडियस दैट इज r, क्योंकि ये जब वैसे डिस्क आगे बढ़ रहा है तो इधर की तरफ f अप्लाइड है ना, और ये तो हमारे सेंटर से डिस्टेंस हो गया, तो दोनों देखो 90 डिग्री पे तो है ना, भाई 90 डिग्री पे तो है ये। चलो ठीक है, अब क्या देखें, आई अल्फा आर, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ क्या है, एफ अप्लाइड, हमारा खुद एफ अप्लाइड को हम एफ माने, और साइन थीटा, दोनों के बीच के एंगल कितना है, पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू, आर एफ साइन पाई बाई टू। जो एफ घूम किसके वजह से रहा है, एफ अप्लाइड की वजह से ना, एफ जब लगा है, फोर्स लगा है, तभी तो ये डिस्क घूमना स्टार्ट किया है, तो ये एफ अप्लाइड की वजह से घूम रहा है, टॉर्क इस एफ अप्लाइड की वजह से अप्लाई हो रहा है। अच्छा ठीक है, आई किसका लिखेंगे, डिस्क का, डिस्क का क्या होता है, हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क इज एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, रिंग का एम आर स्क्वायर होता है और डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। हम कैसे करते हैं, डिस्क का कैसे निकालते हैं, हम पहले डीएम एलिमेंट लेते हैं ना, डिस्क का क्या नहीं करते हैं हम, डीएम एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट लेते हैं, और हम क्या लेते हैं, ये एलिमेंट एक रिंग की तरह बिहेव करता है, और सारी रिंग का जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमको एक डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है, मतलब एक डिस्क में बहुत सारा रिंग काटो, सबके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर दो, तो हमें डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, एंड दैट इज mr स्क्वायर अपॉन टू, नॉट इज mr स्क्वायर अपॉन टू। और अल्फा जो है हमारे पास, अल्फा ये मैंने लिया एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, आर एफ साइन 90 इज 1, हमारे पास आ गया एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा आर एफ। ये जो बड़ा वाला आर है, इसको हम यहाँ पे आर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला आर तो हमारे पास सर्कल, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है ना, और हमको देखना किसका है, छोटे वाले सर्कल का, इस वाले सर्कल का देखना है ना, तो इसका रेडियस तो आर है, हम इस सर्कल के लिए ये एंगुलर रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं, ये छोटा वाला सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल थोड़ी घूम रहा है कि इसका हम इसके लिए कोई टॉर्क थोड़ी लगेगा, घूम ही कहाँ रहा है, ये तो छोटा वाला सर्कल घूम रहा है ना इस पेरीफेरी के अलोंग, इसके लिए हम एंगुलर रिलेशंस डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसका रेडियस तो आर है, ओके, एक एम आर स्क्वायर है ये, एम आर स्क्वायर बाई टू, अब एक आर कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा एम आर अल्फा अपॉन में, अल्फा की यहां से हम निकाल लेते हैं, इसको लिखें एम आर अल्फा अपॉन में टू इक्वल्स टू एफ, है ना, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास आया। अब धीरे धीरे हम अपने गोल के पास पहुंचने वाले हैं। अच्छा, इतना करने के बाद हमको एक यहाँ पे लिखा हुआ है, हम ध्यान से पढ़ेंगे अब इसको, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट without slipping the disc can only roll along the inside periphery of the ring without slipping, without slipping के लिए मैंने रोटेशन का एक वीडियो डाला है, वहां पे विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग पे मैंने जे एडवांस का ही क्वेश्चन डाला है, वो भी प्योर रोलिंग पे था, और वहां पे मैंने सीधे सीधे बहुत सारे रिलेशंस बताए थे। प्योर रोलिंग के लिए तो एक तो होता है दैट बी इक्वल्स टू आर ओमेगा, है ना, और एक होता है दैट acceleration of center of mass is equals to r alpha, where alpha is the angular acceleration and a is the acceleration of the center of mass, मतलब हम r alpha की जगह क्या लिख सकते हैं, acceleration of center of mass, तो बिल्कुल जहां आप r alpha दिख रहा है वहां acceleration of center of mass लिख दो, तो m अपॉन में 2 इक्वल्स टू f, ये आ गया मेरे पास, तो हम ऐसे लिख सकते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2f, नहीं f का ही वैल्यू, हम f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ना, ज्यादा इजी रहेगा, f की वैल्यू क्या आ गई, m एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन में 2 इक्वल्स टू f, इसको हम यूज करते हैं, हाँ, तो फिर इसको, इस f की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया, ठीक, kx m a सेंटर ऑफ मास अपॉन में 2
प्लस एम जी एक्स अपॉन में आर माइनस आर इक्वल्स टू एम ए कॉम। ठीक। अच्छा यहाँ पे ये जो एफ है हमारे पास अप्लाइड फोर्स, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा के, एम जी साइन थीटा और के एक्स का डायरेक्शन इधर है, एम जी साइन थीटा का डायरेक्शन भी इधर ही है, और के एक्स और एफ का जो है फोर्स अप्लाइड है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ हम नेगेटिव साइन एक बार लिख लेते हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास फोर्स लग रही है ये एफ अप्लाइड, ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये अपोजिट है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम क्या, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो भी फोर्सेस नेट है, नेट फोर्स जहां लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, इन द राइट डायरेक्शन ना, इधर की तरफ मूव कर रहा है ना। तो फिर तो इसको हम लिखेंगे दैट एफ अप्लाइड माइनस ऑल फोर्सेस एक्टिंग इक्वल्स टू एम ए नेट। चलो ठीक है, मैंने इसलिए माइनस लगाया इन दिस सेंस क्योंकि अप्लाइड फोर्स नेगेटिव, इस अगर हम देखो ये तो हमारे डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन पे है, अगर मैं इसको प्लस मान ले रहा हूँ, उसको इस वाले साइड को मैं माइनस मान रहा हूँ, राइट वाले साइड को माइनस मान लो, लेफ्ट वाले साइड को प्लस, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है, इसलिए साइन हमको लगाना है। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास के एक्स माइनस एफ इक्वल्स टू ये, ओके। अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम, ये समझ में आया रीजन। अब के एक्स माइनस सॉरी प्लस एम जी एक्स अपॉन में आर माइनस आर, और मैं एम ए सेंटर ऑफ मास अपॉन 2 को इस साइड भेज दे रहा हूँ, तो एम ए सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए सेंटर ऑफ मास अपॉन में 2, है ना। मेरे पास आ गया x, मैं x कॉमन ले ले रहा हूँ, x कॉमन ले ले रहा हूँ और m कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक ना। तो मेरे पास बचेगा k अपॉन में m प्लस g x अपॉन में r माइनस r, ओके। अच्छा x कॉमन ले लिया हूँ सॉरी, तो g अपॉन में r माइनस r बचेगा, ठीक ना। मैंने m और x कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हो गया मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास अपॉन में 2, m और m को कैंसिल मैंने किया, तो मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3 टाइम्स ऑफ x k अपॉन में m प्लस g अपॉन में r माइनस r, ये मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। अब बाई और हम एसएचएम में हम जानते हैं दैट रिस्टोरिंग फोर्स एसएचएम का यूज कर रहे हैं हम, ठीक ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ओमेगा स्क्वायर x, दोनों साइड हम m से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो मेरे पास बचेगा रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन m इज रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। तो मेरे जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है मेरे पास तो निकल के आ गया 2/3 टाइम्स x k अपॉन में m प्लस g अपॉन में r माइनस r इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x, और x और x कैंसिल हो गए। यही तो हमारा मेन मोटिव होता है एसएचएम, जब हम टाइम पीरियड छोटे से डिस्प्लेसमेंट्स के लिए हम टाइम पीरियड निकालते हैं, तो हम यही करते हैं, उस पर्टिकुलर रिस्टोरिंग फोर्स को ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल पुट कर देते हैं। मैं एक क्वेश्चन आई विल बी ब्रिंगिंग दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में एक कैविटी था, उस कैविटी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे इलेक्ट्रिक ई तो पूरे डिस्क के लिए था, पर इस कैविटी के अंदर ई तो नहीं रहेगा ना, कुछ कुछ कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, तो उसके अंदर हमको अब एक बॉल को हम बार बार ऊपर नीचे करे थे, हमको टाइम पीरियड निकालना था उसका, इसके लिए भी हम यही कर रहे थे, इसके लिए भी हम यही यूज करेंगे। या फिर एक बॉल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड था, जैसे मैंने इस एक बॉल यहाँ रेस्ट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, और जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड चालू किया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉल को ऊपर पहुंचने लगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पता है कौन करवाएगा, ई साइन थीटा करवाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, और यही सेम क्वेश्चन बस इन्होंने रोटेशनल डायनेमिक्स में कर दिया है, एम जी साइन थीटा करवाएगा।
ई साइन थीटा मतलब क्या, ई साइन थीटा टोटल क्यू ई साइन थीटा, ठीक है ना, क्यू ई मतलब फोर्स हो गया ना, एफ इक्वल्स टू क्यू क्यू ई साइन थीटा। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते इस कैविटी के अंदर, बस क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई क्या, रूट ऑफ 2/3 के अपॉन में एम प्लस जी अपॉन में आर माइनस आर। ये हमारे पास ओमेगा आया, देख लेते हैं एक बार। 2/3 के अपॉन में एम प्लस जी अपॉन में आर माइनस आर, 2/3 के अपॉन में एम प्लस, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए मैचेस, ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना, बिल्कुल हम यहाँ पे देख सकते हैं इट मैचेस विद ऑप्शन ए। तो ये था जेई एडवांस का क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे रिलेशंस को डिस्कस करना था। हमने कैसे साइन थीटा को थीटा में बदला, और क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, और थीटा को मैंने फिर आर्क अपॉन रेडियस कंसीडर किया, है ना, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस। यो डिस्प्लेसमेंट एक्स हमारा, ठीक, थीटा अपॉन में रेडियस मैंने यूज कर, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, बिल्कुल ये हमारे पास एडवांटेज मिल गया। उसके बाद फिर मैंने आगे बढ़ा, आगे बढ़ के हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की तरफ बढ़े। टोटल फोर्सेस बराबर होगी एम एन एट कॉम के, क्योंकि एफ अप्लाइड की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ थी तो हमने माइनस एफ लगाया, बाकी तरफ के फोर्सेस पॉजिटिव डायरेक्शन में, हम इसको नेगेटिव मान सकते हैं, इधर के डायरेक्ट को नेगेटिव मानेंगे तो इधर नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। वो तो हमारे डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन पे सब मैटर करता है, ठीक ना, अदरवाइज हमको कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद इतना करने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने इस पर्टिकुलर टेंजेंट खींचा, टेंजेंट का लॉन्ग मैंने देखा किसकी वजह से टॉर्क हो रहा है, फिर एफ अप्लाइड की वजह से टॉर्क हुआ, तो एफ अप्लाइड को मैंने टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन आर एफ साइन थीटा, और ये आर क्या है, डिस्क जो घूम रहा है, और दोनों के बीच का एंगल आर और एफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, दैट इज साइन 90 इज 1। फिर मेरे पास आ गया एम आर अल्फा अपॉन 2 इक्वल्स टू एफ, और मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में भी फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग मतलब क्या होता है, इसको याद रखना, विदाउट स्लीपिंग मतलब क्या होता है, प्योर रोलिंग, विदाउट स्लीपिंग मींस प्योर रोलिंग हो रहा है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा और a कॉम इक्वल्स टू आर अल्फा, बस मैंने इसको रखा और f अप्लाइड की वैल्यू मैंने डाल दी, मेरे पास आ गया a सेंटर ऑफ मास, मेरे पास फिर आया ये, और मैंने x और m को कॉमन ले लिया, और फिर a सेंटर ऑफ मास को SHM की मदद से मैंने इक्वल्स टू पुट कर दिया ओमेगा स्क्वायर x, और मेरे पास ओमेगा निकल के आ गया 2/3 g अपॉन आर माइनस आर प्लस k अपॉन m का होल अंडर root. So this was the question that I was supposed to discuss in this video, and I will bring in more questions for permutation, combination and states of matter. Okay, और हम एक ऐसा क्वेश्चन लाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डिस्क था उसके अंदर कैविटी थी, कैविटी के अंदर भी ईस्ट सेम टाइप का मोशन था, बस यहाँ स्प्रिंग नहीं था, स्प्रिंग होता तो और अच्छा लगता क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, I will bring that question for reference. Okay, that will be building your concept. ये हमारे पेपर 1 का क्वेश्चन दिखने में काफी लेंदी था, और वो था कितने सारे रिलेशंस थे, पर हमने धीरे धीरे चैप्टर्स का अगर हमें नॉलेज है तो वहां से हम डिराइव कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स, है ना, जिसने फिजिक्स के पार्ट 1 एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है और उसको थोड़ा थोड़ा पता है ये सब रिलेशंस, तो कर लेगा, इट्स नॉट दैट हार्ड, पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन इज टफ, सबके दिमाग में नहीं आएगा ना कि साइन थीटा को थीटा कंसीडर कर लेते हैं, फिर स्टोरिंग फोर्स को एम ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखेंगे, है ना, किस फोर्सेस की वजह से टॉर्क होगा, किस फोर्सेस की वजह से टॉर्क नहीं होगा, दैट इज that is depends on thinking in our examination hall. Okay, so for this time I can only conclude this much for this video, and for upcoming videos I will be bringing more such questions and formulas and concepts and J advanced and mains questions. Till then, bye bye, take care, thank you.